Hello everyone. Today I am here to discuss the economic syllabus for PGT exams. यानी आज हम लोग जो है प्रवक्ता एग्जाम के लिए पीजीटी एग्जाम के लिए जो है अर्थशास्त्र का पूरा पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे। अब अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम आपने देखा होगा वहाँ पे साइट पे कि काफ़ी लेंदी है। ये एग्री की काफ़ी लेंदी पाठ्यक्रम है और हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है और हमारे पास टाइम भी कम है, हमें उतने टाइम में ही इसको पढ़ना है, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है कि हम हार मान जाएं या पढ़ ना पाएं। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। आज हम उसका पूरा सिलेबस, उसको पढ़ने की पूरी रणनीति, किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, टाइम को मैनेज करते हुए चीज़ों को पढ़ना है, उसको हम देखेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हम सारी चीज़ों को एग्जैक्टली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पूरा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको हम प्रिसाइज वे में जो है आपके सामने डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आप भी उन चीज़ों को समझ पाएँ और आगे के लिए अपना पूरा प्लानिंग कर पाएँ। तो ये जो है 8 मेजर पार्ट्स हैं जिनमें हमने इन टॉपिक को बांट दिया है। उच्च आर्थिक सिद्धांत, अर्थ का सिद्धांत, लोकवित्त, सार्वजनिक ऋण, मौद्रिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विदेशी विनिमय दर और आर्थिक विकास। उच्च आर्थिक सिद्धांत इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अर्थ का सिद्धांत इकोनॉमिक वेल्थ प्रिंसिपल, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फॉरेन इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनको जो है हमें पूरा पढ़ना है। इनके अंदर काफी सब टॉपिक्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं, उच्च आर्थिक सिद्धांत। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हम पहले से पढ़ते आए हैं शुरू से और जो है हमारे लिए जरूरी भी हैं। इसमें सबसे पहले आता है मांग के प्रकार। पूरा इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग से अगर 9th क्लास से देखते हैं तो हम पीजी लेवल तक शायद मांग को जरूर पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जरूर पढ़ते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हमारा मांग के प्रकार, मांग का नियम, मांग की लोच। एवं प्रकार। जब हम जनरल लाइफ की बात करते हैं कि मांग क्या है तो हम कहते हैं कोई भी चीज जो हम खरीदना चाहे वो मांग होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ बदल जाता है, अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बदल जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है कि मांग हमारे लिए क्या हो जाती है, मांग हमारे लिए वो चीज, वो वांट हो जाती है, वो इच्छा हो जाती है जिसकी हमें आवश्यकता हो, जिसके लिए हमें हमारे पास साधन हो खरीदने का और खरीदने की तत्परता हो। खरीदने की तत्परता हो। अगर ये चीजें हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिक सी कुछ चीजें हैं। मांग के प्रकार होते हैं, बहुत सारी तरह की जो भी मांग है। लॉ ऑफ डिमांड होता है जिसका कहना है कि अगर प्राइस कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, जो कि प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि मांग की लोच किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से इफेक्ट करती है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके जो 5 प्रकार हैं, पूर्ण लोचदार मांग, अपूर्ण लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल सिलेबस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा साम्य का विचार यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। साम्य का विचार है। इसके बाद हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। जनसंख्या के जो भी सिद्धांत है, जो मार्थस की थ्योरी है या जो और भी सिद्धांत हैं, उन सबको जो है हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा डगलस का जो सिद्धांत है, डगलस थ्योरी से जो है क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स नेट हो, इससे क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद हमारा है
उपभोक्ता अतिरेक सिद्धांत यानी कंज्यूमर सरप्लस, उत्पादन फलन, उत्पत्ति के नियम, इस तरह से ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें जो है पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, बट ये मेजर हैं जो मुझे अभी ध्यान है और जिनको हमें पढ़ना ही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा है अर्थ का सिद्धांत। अर्थ के सिद्धांत में जो है हमारा ये क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर। अगर प्रतियोगिता के आधार पर बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता, अर्ध प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता और सभी में कीमत निर्धारण, इनको जो है बहुत पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऑलिगोपोली, मोनोपोली। इस तरह से इसमें जो है क्वेश्चन, प्राइस डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो यानी क्या पढ़ना है हमें इसमें, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, बाजार में कीमत का वर्गीकरण, सिलेबस में सारी चीजें डिफाइन है कि पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। लेकिन हमें जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर जितनी भी तरह की बाजार होती हैं उन पे जो है हमें कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण हमें जो है वो पढ़ना है। इसके बाद हमारा व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं। इसमें हिग्स की थ्योरी और बहुत सारे और भी थ्योरीज जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। व्यापार चक्र जो है मैंने बताया था ऑलरेडी ये क्लास में, और अभी भी फिर से बता रही हूँ कि ट्रेड साइकिल होता है। जैसे हर एक इंसान की एक लाइफ होती है, उसके जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक, वैसे ही एक बिजनेस की लाइफ होती है, उसकी स्टार्टिंग से लेकर, इनिशियल पॉइंट से लेकर उसके एंड पॉइंट तक, यानी उसके समाप्ति तक। तो जो भी वो चीज़ों को डील करता है, जो भी वो स्टेजेस को पार करता है, उसके बेसिस पे जो है हम व्यापार चक्र का अध्ययन करते हैं, ट्रेड साइकिल का अध्ययन करते हैं। तो उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसी के बाद जो है उनके कुछ सिद्धांत को पढ़ते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं। इसके बाद हमारे जो उत्पादन के साधन होते हैं 5, उनके सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला साधन होता है हमारा भूमि, और भूमि पे क्या फल मिलता है, प्रतिफल क्या होता है भूमि का, लगान। तो लगान का सिद्धांत होता है। दूसरा साधन होता है हमारा मजदूरी, श्रम दूसरा साधन होता है हमारा श्रम का प्रतिफल होता है मजदूरी का सिद्धांत। तीसरा होता है पूंजी में क्या मिलता है हमको, ब्याज। तो यानी उसमें क्या होगा, ब्याज का सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा जोखिम यानी साहस पे क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो लाभ का सिद्धांत क्या, जोखिम का सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा वितरण। तो हमारा क्या होगा, वितरण का सिद्धांत। तो ये जो है हमारे इन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है, और हमें ये जो है कीमत निर्धारण को पढ़ना है। इसके बाद आएगा हमारा लोक वित्त। तो लोक वित्त में तो सबसे पहले आएगा लोक वित्त के सिद्धांत।
और जब लोक वित्त के सिद्धांत की बात करते हैं तो लोक वित्त से मतलब क्या है? पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? यानी कहाँ से पैसा आया और कहाँ से गया, ठीक है। और जो है लोक मतलब पब्लिक यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आया और कहाँ से गया, यानी जो उसके इनकम सोर्सेस हैं और जो उसके एक्सपेंस सोर्सेस हैं। अगर इनकम सोर्सेस की बात करें तो कर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कर देयता, करों का वर्गीकरण, करारोपण के सिद्धांत, दोहरा कर प्रणाली, मतलब दोहरा कर प्रणाली और करारोपण के सिद्धांत यानी कैसे कर लगना है, कर कितने प्रकार के होते हैं, कर देयता क्षमता क्या होती है, किस तरह से कर लगाना है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, इन सबको जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ये तो हो गए गवर्नमेंट की इनकम सोर्सेस। अब उसके एक्सपेंस सोर्सेस, एक्सपेंस सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम उसमें पढ़ेंगे राजकोषीय वित्त, राजकोषीय नीति, बजट। बजट में हमारा संतुलित बजट, असंतुलित बजट, घाटे का बजट, भुगतान क्षमता, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है हमारा निजी एवं सार्वजनिक वस्तुएं, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। इसके बाद आएगा हमारा सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण की जब हम बात करते हैं, कर बनाम ऋण शोधन, हीनार्थ प्रबंधन, यानी घाटे का बजट है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। फाइनेंस कमीशन की इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में 10th फाइनेंस कमीशन, तो हम लोग 10वां वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा मौद्रिक अर्थशास्त्र। मौद्रिक अर्थशास्त्र में बात करें तो मुद्रा का मूल्य व माप, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, ये सब आपने सुना होगा। मुद्रा प्रसार व मुद्रास्फीति, कि कब मार्केट में जो है मुद्रा की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, कम होती है, मुद्रा अविस्फीति क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके बाद बात आएगी साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन। साख सृजन की बात करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय एवं ग्रामीण बैंक की बात करेंगे और रिजर्व बैंक की नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो किसको पढ़ेंगे? यहाँ पे आरबीआई को बात करेंगे, आरआरबी को बात करेंगे और नेशनलाइज्ड बैंक की बात करेंगे। नेशनलाइज्ड बैंक और उनकी जो भी नीतियां हैं साख सृजन को लेके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में जो है कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनकी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है एडम स्मिथ, रिकार्डो मिल का सिद्धांत, और इसके बाद आता है इसमें मार्शल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का सिद्धांत है। इसके बाद इसमें देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम एवं सिद्धांत, उन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियां, इन सबको जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विदेशी विनिमय दर की। विदेशी विनिमय दर में हम बात करेंगे क्रय शक्ति, समता एवं भुगतान संतुलन के सिद्धांत की बात करेंगे। विदेशी संस्थाओं की बात करेंगे। विदेशी संस्थाओं में हमारा जो है
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन बैंक, गेट, WTO, IAF, IBRD, IDA और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार, इनको जो है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार। इस संस्थाओं के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में हम बात करें तो MNCs की बात करेंगे। इसके बाद कुछ मॉडल्स हैं जो हेरोड मॉडल, डोमर मॉडल, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक ऐसा टॉपिक है और जनसंख्या सिद्धांत या नीति जो हर एग्जाम में आपका आना है, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स PGT, चाहे आप कॉमर्स PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हो, सब में ये जो है ये कुछ जो सिमिलर टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इनको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय नीति हो गई, ये राष्ट्रीय आय हो गई। इसके बाद जो है हमारा है स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें गरीबी और बेरोजगारी है, बेरोजगारी, आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। फिर कुछ स्टैट्स के टॉपिक हैं जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय माप। केंद्रीय माप में हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन, मोड, उनके बारे में पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड, फिर आ जाएगा रेंज यानी प्रसार, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा डेविएशन और हमारा आ जाएगा कोरिलेशन। तो यहाँ पे हम सहसंबंध यानी कोरिलेशन की बात करेंगे। और इंडियन स्टैटिक्स की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या सुझाव हैं, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जितना मैं कवर कर सकती थी उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कवर किया है। इन टॉपिक्स को तो हम स्पेशली देखेंगे ही, साथ में जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे फर्दर क्लासेस में। एक एक टॉपिक को लेके हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे और हमारे पास जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके उसमें ऑप्टिमम जो भी हमारा मैक्सिमम रिजल्ट होगा उसको हम देने की कोशिश करेंगे। अगर जो है हमारे इन क्लासेस के लिए हमारी वीडियोस जो है वो सफिशिएंट हैं, आप देखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको अपने कुछ पढ़ना है, कोई स्टडी मटेरियल पढ़ना है, तो आपके पास 9th क्लास से लेके, या 9th नहीं 11th क्लास से लेके PG तक, 11 to PG तक आपके पास जितनी बुक्स हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, उनको आपको पढ़ना होगा। एक बार आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आप उसको पढ़िए। एंड TGT एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने बताया था कि TGT एग्जाम हो या PGT, अगर आप टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो इजी एग्जाम इजीली जो है वो निकल जाएगा। तो हमें फोकस करना है टफ एग्जाम पे, हमें फोकस करना है PGT एग्जाम पर। तो यहाँ पे ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, चीज़ें आपको थोड़ा सा भी समझ में आई हो, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए